कल शाम पिताजी ने कहा था अन्नू के लिए यहीं कहीं पास में 50-60 रुपए किराए वाला कोई कमरा तलाश लेना। अंदर वाला कमरा 250 में उठ जाएगा। अन्नू का किराया हम दे दिया करेंगे, तुम उसे समझा देना। दीदी तब अंदर खाना बना रही थी। पिताजी आज सुबह गांव चले गए थे। उनका यह विचार था। मेरे गले नहीं उतर रहा था। कितना अकेलापन महसूस कर रहे हैं दीदी। मैं कैसे कह पाऊंगा उनसे यह बात। फिर वो लोग क्या सोचेंगे। सच तो यह था कि पिताजी की भी अपनी मजबूरियां थी। मैं ग्रेजुएट होने के बाद भी बेकार था। पिताजी के रिटायर होने के बाद आमदनिया का कोई जरिया भी नहीं रह गया था। ले देकर गांव में थोड़ी सी जमीन थी, उसमें भी पिताजी के 2 भाइयों का हिस्सा था। जमीन की पैदावार का 1/3 हिस्सा हमें मिलता था, जिसे हम पेट ही भरे जा सकते थे। इस हिस्से को लेने के लिए ही पिताजी को गांव में जाकर रहना पड़ रहा था। पिताजी कितनी ही बार लखनऊ हो आए थे। पेंशन की बाबत कितने ही पत्र लिखे थे उन्होंने अधिकारियों और मंत्रियों को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। पिछले साल जून की ही तो बात है। दीदी अचानक एक ब्रीफकेस लिए हुए दिल्ली से अकेली आ गई थी। उस वक्त पिताजी, मम्मी सब गांव में थे। घर पर सिर्फ मैं ही था। दीदी को पूरे 3 साल बाद देख रहा था। शादी के बाद जब हम दीदी को विदा करा के लाए थे तो 1 सप्ताह बाद ही अचानक जीजा जी आ गए थे। अनुपमा कहाँ है? उससे कहिए कि वह अभी इसी वक्त तैयार हो जाए, मैं उसे लेने आया हूँ। आंगन में खड़े जीजाजी मम्मी से कह रहे थे। दीदी, मैं और बिन्नो तीनों अंदर थे। हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो जीजाजी इस तरह की बातें कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो कुंवर साहब? अन्नू तो आपकी ही है, लेकिन फिर भी जिस तरह गौने की विदाई होती है उसी तरह भेजेंगे हम। अन्नू को मम्मी ने चारपाई आंगन में डालकर उस पर बिस्तर लगाते हुए कहा, आप आराम करें, थक गए होंगे। ठीक है, तो फिर अनुपमा को आप अपने पास ही रखिएगा। मेरा उससे आज के बाद कोई संबंध नहीं। जीजा जी बाहर जाने लगे थे। दीदी ने आगे बढ़कर उन्हें रोका था। ठहरिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। दीदी की आंखें डबडबा आई थी। मम्मी की ओर देखते हुए बोली, माफ कर देना मम्मी, मुझे अब तो इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और उसके बाद दीदी की कोई चिट्ठी नहीं आई थी। हम लोग यहाँ से चिट्ठियाँ लिखते और उनके जवाब का इंतजार करते रहते। उस दिन दीदी को आया देखकर खुशी तो हुई थी, लेकिन दिल कांप गया था। जरूर कोई बात हुई होगी। दीदी का इस तरह अकेले आना बहुत से सवालों को जन्म दे रहा था। दूसरे दिन दीदी को लेकर मैं गांव पहुंचा। उनकी अचानक आमद से मम्मी भी परेशान सी हो उठी थी। आधी रात तक मम्मी दीदी से ना जाने क्या-क्या पूछती रहीं और दीदी रूंधे हुए गले से अपनी राम कहानी सुनाती रहीं। मम्मी और दीदी की चारपाइयाँ आंगन में आस-पास बिछी थीं। पिताजी बाहर चबूतरे पर सो रहे थे। बिन्नू की चारपाई बरामदे में थी और मैं लकड़ी के एक संदूक पर दरी बिछाए लेटा हुआ था। नींद नहीं आ रही थी। मैं दीदी की बातें सुन रहा था। उनकी बातों से मालूम हुआ कि जीजा जी दीदी पर शक करते हैं। वो समझते हैं कि शादी से पहले दीदी का किसी के साथ कोई चक्कर था। छोटी-छोटी बातों पर दीदी के साथ मारपीट करते थे। अब तक तो दीदी सब कुछ चुपचाप सहती रही, पर जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई तो दीदी ने यहाँ आने का निर्णय कर लिया। मम्मी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें सांत्वना दी कि तू क्यों चिंता करती है, यहाँ आराम से रह। कुछ दिनों बाद वह खुद यहाँ आकर तुझे ले जाएगा। एक बात और मेरे कानों में पड़ी थी कि दीदी को चौथा महीना चल रहा है। उन्हें गांव में छोड़कर मैं दूसरे दिन वापस आ गया था। उसके बाद एक दिन सुबह-सुबह ही कृष्णो आया गाँव से। उसने बताया कि पिताजी मेड़ से फिसलकर गिर पड़े हैं, काफ़ी चोट आई है उनके पैर में। मैं गाँव पहुँचा, पिताजी को अलीगढ़ ले आए हम लोग। उनके दाएँ पैर की हड्डी टूट गई थी, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा उनको। मम्मी भी गाँव से आई थी। मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। महीने भर पिताजी अस्पताल में रहे। वहाँ से निकले तो बैसाखियों का एक जोड़ा था उनके साथ। नवंबर में दीदी को लड़की पैदा हुई। दीदी ने जीजा जी को चिट्ठी भी लिखी कि आप पिता बन गए हैं, 2 दिसंबर को बच्ची का नाम रखा जाएगा। मुझे इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं
आना चाहिए था। सचमुच मुझसे गलती हो गई है। उस गलती की इतनी कड़ी सज़ा ना दें। मुझे माफ़ कर दें, मैं आपसे दूर होकर नहीं रह सकती। मुझे आकर लिवा जाएँ। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। जून के अंतिम सप्ताह में पिताजी दीदी को लेकर गाँव से अलीगढ़ आ गए थे। अंदर वाला कमरा पिताजी ने महीने भर पहले खाली करा लिया था, क्योंकि पिताजी को उससे किराएदार की बीवी के चाल-चलन पसंद नहीं थे। दीदी अपनी 7 माह की बच्ची को गाँव में छोड़ आई थी, मम्मी के पास। वे यहाँ नौकरी करना चाहती थी। कपूर अंकल ने, जो हमारे पड़ोसी थे, दीदी को एक नर्सरी स्कूल में ₹250 प्रतिमाह वेतन पर टीचर की नौकरी दिलवा दी थी। पिताजी को जब मैं बस में बिठाने गया था, तब पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बेटा, वैसे तुम अन्नू से बहुत छोटे हो, लेकिन यहाँ अब तुम ही उसके गार्जियन हो, उसका ध्यान रखना, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने पिताजी की बैसाखियों में एक जुम्बिश सी देखी थी। पिताजी की आंखें भर आई थी। ये अन्नू को दे देना गाँव से, और गेहूँ भिजवा दूँगा। जब तक उसे तनख्वाह नहीं मिलती, तुम दोनों इसी से खर्च चलाना। कुर्ते की आस्तीन से आँखें पोंछने के बाद उन्होंने जेब से ₹100 का एक नोट निकालकर मुझे दिया था। पिताजी को सहारा देकर मैंने बस में चढ़ाया, उनके पाँव छूकर बस से नीचे उतर आया। खिड़की से बाहर से निकलते हुए पिताजी ने डूबी हुई आवाज़ में कहा, रवि, तुम न जाने अपनी ज़िम्मेदारियों को कब समझोगे। अगले साल बिन्नू की शादी भी करनी है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बस चल दी थी, ₹100 का नोट मेरी मुट्ठी में बिछा हुआ था, और मेरी आँखों के आगे मेरी बेरोज़गारी व उद्देश्यहीन भविष्य घूम रहा था। 15 अगस्त का दिन था। दीदी स्कूल से जल्दी आ गई थी। एक रिक्शा दरवाजे के सामने आकर रुका। पिताजी के साथ बिन्नू की गोद में दीदी की लड़की थी, 9 महीने की लड़की। ऐसी लग रही थी जैसे महीने भर की हो, दुबली, पतली, बेहद कमज़ोर। दीदी दौड़कर बाहर आई। बच्ची को जल्दी से उन्होंने गोद में लिया, बीसियों बार उसे चूमा। क्या हुआ मेरी बच्ची को? दीदी की आवाज़ काँप रही थी। उस दिन शाम से ही बिजली नहीं थी, चिराग जल रहा था। हम लोग बच्ची के पास अंदर कमरे में बैठे थे। दीदी, मैं और बिन्नू। पिताजी बाहर बैठक में सो रहे थे। डॉक्टर ने कहा था रात भर खतरा है। रात को आप लोग जागते रहें और ये दवा पानी में घोल कर एक-एक चम्मच हर 1 घंटे बाद बच्ची को पिलाते रहें। बैठे-बैठे दीदी की आँख लग गई थी। बिन्नू जाग रही थी। मुझे भी झपकी सी आने लगी थी। ज़मीन पर चटाई बिछी थी। मैं उसी पर लेट गया। बिन्नू ने अचानक दीदी को झंझोड़ा और बड़ी ज़ोर से चीख पड़ी। पिताजी भी उठकर अंदर आ गए। घड़ी देखी, रात के 2:30 बजे थे। रोने-पीटने की आवाज़ सुनकर कपूर आंटी और सामने वाली अम्मा भी आ गई। दीदी और बिन्नू रात भर रोती रहीं। सुबह तक गली-मोहल्ले के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। सुबह जल्दी ही खिड़की से बाहर सिर निकालते हुए बच्ची को दफना दिया कर हम लौट आए। लौटकर देखा, दीदी नहा धोकर तैयार थी। ठीक 7:15 बजे रोज़ाना की तरह उन्होंने अपना पर्स उठाया और बाहर निकल गई। पिताजी कपूर अंकल के यहाँ बैठे थे। वहीं से हम लोगों के लिए चाय-नाश्ता आ गया था। दीदी ने चाय भी नहीं पी थी। जाते समय मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो दीदी? उन्होंने पलटकर देखा, ना कोई जवाब ही दिया। पिताजी ने लौटकर पूछा, कहाँ है अन्नू? शायद स्कूल गई है। पिताजी बहुत नाराज़ हुए। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। घर में इतने लोग आ जा रहे हैं, कोई क्या सोचेगा? आज अगर स्कूल ना जाती तो कौन-सा आसमान टूट पड़ता। दीदी शाम को 4 बजे लौटी। उनकी छुट्टी तो 1 बजे ही हो जाती थी, लेकिन उन्होंने हफ्ते भर पहले मुझे बताया था कि 50-50 रुपए महीने के 2 ट्यूशन कर लिए हैं उन्होंने, जो स्कूल में ही पढ़ाने होते हैं। पिछले हफ्ते से दीदी 4 बजे ही घर लौटती थी। दीदी ने कहा था ट्यूशन वाले पैसे वह मुझे दिया करेंगी। पड़ोस की कई औरतें दीदी को घेरे बैठी थी। उन्हें तो खबर कर दी होगी, शायद अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर आए। अन्नू, तू उनसे माफ़ी माँग लेना और चली जाना उनके साथ। बिना अपने आदमी के कुछ नहीं है दुनिया में। पड़ोस की औरतों में से किसी ने कहा। दीदी, जो काफ़ी देर से गुमसुम बैठी थी,
कपूर आंटी के कंधे पर सिर रखकर फपक कर रो पड़ी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। शाम के 6 बज रहे थे। दरवाज़ा खोला। सामने दीदी खड़ी थी। आज 2 घंटे देर से लौटी थी। कभी-कभी उन्हें देर हो जाया करती थी। बच्चों की होमवर्क की कॉपियाँ मैं अक्सर स्कूल में ही चेक करती थी। दीदी अंदर आ गई। उनकी नज़रें दीवारों पर घूम रही थी। फिर उन्होंने अपनी अलमारी खोली। रिक्शे वाला अभी तक खड़ा था। पैसा देने हैं रिक्शे वाले को? मैंने पूछा। नहीं। तो फिर क्यों खड़ा है अभी तक? मैं जा रही हूँ। कहाँ? मैंने अपने स्कूल के पास ही एक कमरा देख लिया है। 40 रुपए महीना किराया है। लेकिन क्यों? तुझे नहीं मालूम? दीदी के लहजे में ताज्जुब था। पिताजी कह तो रहे थे कल तुझसे कि अंदर वाला कमरा पौने 200 में उठ जाएगा। मैं एकदम जड़ सा हो गया। 60 रुपए रिक्शे के बचा करेंगे, 20 का फिर भी फायदा है। और हाँ, इतवार को तो मैं तेरे पास आया ही करूँगी। दीदी कहे जा रही थी, अकेला मत समझना तू अपने आप को, तुझसे दूर थोड़ी ही जा रही हूँ। और ट्यूशन तो मैंने तेरे लिए ही की है। दीदी का स्वर भारी होता जा रहा था। दीदी ने अपना ब्रीफकेस, एक टोकरी और कुछ किताबें रिक्शे में रख दी और बड़ी मुश्किल से अटकती हुई आवाज में कह पाया, मत जाओ दीदी। दीदी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा पर बोली कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कह रही हूँ, तू क्यों रोकता है रे मुझे? तू थोड़े ही है अभी इस घर का मालिक। जब तू कमाने लगेगा तो मैं ये नौकरी भी छोड़ दूंगी। दीदी रिक्शे में बैठ चुकी थी। रिक्शा जैसे ही आगे बढ़ा उन्होंने पलटकर मेरी ओर देखा और बोली, तू नहीं चलेगा मेरे साथ मेरा कमरे देखने? मुझे लगा कि मेरे गले में फिर से कुछ अटक गया। मैंने फिर कहा, दीदी मत जाओ। लेकिन अब की बार ये शब्द मेरी जुबान से नहीं, मेरी आंखों के रास्ते बाहर आए थे।